कोर्ट का आर्डर जो आया था और उसमें फोर्ट नाइट जो है उस पर अमल करने को कहा गया था, लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट भी नॉन सीरियस है और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट भी उसमें सीरियस नहीं है, अवाम भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स में बटी हुई है, जिसकी वजह से पिछले 70 साल से ये डिले आ रहा है। एक साल की डिले की बात नहीं चल रही है, 70 साल से हमें कौन सा आईनी हुकूक दिए गए हैं, हमें कौन सा इंसानों की ट्रीट किया गया है, यही हमारा शिकवा है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। अब मैं आता हूँ उसके टेक्निकल पहलू की तरफ। जो उसके टेक्निकल पहलूज हैं वो ये है, जब ये आर्डर आया तो इस आर्डर में बहुत सारे सुकम थे और इसको GB बार कौंसल ने भी नहीं माना और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ इसके ऊपर। और उसमें सबसे बड़े जो मैं मोटे मोटे मैं 3-4-5 चीजें आपको गिनवा दूंगा। उसमें यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की कोई अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को, सुप्रीम अपील कोर्ट के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में फर्दर उसको अपील किया जा सकता था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में चीफ कोर्ट है जो हाई कोर्ट की हैसियत रखता है और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है वो बजात खुद एक सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से यहाँ है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट का एक कंसेप्ट दिया गया था जो बहुत गलत था, और ये इसलिए किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इख्तियारात और जो भी यहाँ आईनी हवाले से कोई तब्दीलियां हों वो उनके इख्तियारात वो अपने पास रखें। वो खुद एम्पावर होने के लिए ये काम किया था। और दूसरा उन्होंने एक और काम, जो सबसे बड़ा काम जो गलत हुआ था वो ये हुआ था कि वन मैन शो था। वज़ीर आज़म को ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म जो है वो आल इन आल है और इस सूबाई असेंबली की कोई हैसियत नहीं थी, ये रबड़ स्टैम्प के तौर पर रखा गया था और तमाम इख्तियारात जो है वो वज़ीर आज़म को दिए थे थ्रू GB कौंसल के, और इसको भी यहाँ चैलेंज किया गया। और तीसरा जो अहम चीज था वो था कि ये जो मुलाजमतों में कोटा का जो सिस्टम है, जो रेशो बनाया गया है वो 60 रेशो 40 था। मतलब ये था कि पाकिस्तान से डॉन कंट्री से जो है वो 17-22 के जो ग्रेड्स हैं उसमें वहां से मुलाजमीन आते हैं और ज्यादा आ जाती है। ये सारी चीजें 2009 का जो आर्डर था उससे बहुत बुरी तरीके से इख्तियारात कम करके ये किए गए थे। तो इन्होंने इन चीजों को, और भी बहुत सारी चीजें थी, इनको इन्होंने चैलेंज कर लिया। और 8-9 महीने जब गुजर गए, इसी दौरान आपकी जो वफाकी हुकूमत थी इन्होंने भी एक वो भेज दिया जी, वहां एक एप्लीकेशन लेकर आ गए, हुकूमत को कहा कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम इस पर मजीद अमेंडमेंट करते हैं। और इन्होंने भी कोई 9 के या 15 के करीब इन्होंने अमेंडमेंट्स लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे, कहा कि हमें आप थोड़ा सा टाइम दे दें। और जब ये इनकी जब एप्लीकेशन आ गई तो जो GB बार कौंसल ने वहां जो एप्लीकेशन जो रिव्यू के लिए गए थे उन्होंने वो विड्रा कर लिया। और इस तरह ये 7-8-10 महीने इन्होंने टाइम भी जाया करवाया और विड्रा भी कर लिया। अब आकर ये कहा जाता है कि भाई आप, गंडापुर साहब कहते हैं कि हम 2020 एक आर्डर दे देंगे, और हमें 18-19-20 में ये पूरा एक साल जाया हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मुक़्तदिर हल्के और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, इनको चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान को आप इस तरीके से बहुत इजी और सस्ता ले रहे हैं। यहाँ लोगों के अंदर बड़े रिजर्वेशन हैं इस हवाले से, जो आईनी हुकूक के हवाले से, या हमें कोई हमारी पोजीशन एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एक पोजीशन है, उसको भी इन्होंने बड़ा घटमट करके मिक्सअप किया हुआ है। अब आप आ जाएं जी, आप गिलगित बल्तिस्तान में जो तहरीक इंसाफ के नाम से आई हुई है, और गिलगित बल्तिस्तान में इंसाफ का क्या हालत हो रहा है। 2 साल से सुप्रीम अपील कोर्ट बंद पड़ा हुआ है, वहां 3 जजेस थे, एक जज साहब जो है वो 2018 के हिसाब से उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 2018 के हिसाब से उसकी अपॉइंटमेंट होती है। अब जजेस के लिए 2018 नहीं भाई 19 आएगा, 19 नहीं आएगा, अभी 20 आएगा, और 2 जजेस वहां नहीं है क्योंकि DB के केसेस जाते हैं, निजी अपीलें सारी ऊपर जाती है, वहां DB बनती नहीं है और लोग रुल रहे हैं छोटे छोटे केसेस की वजह से। अब आ जाए चीफ कोर्ट में 2 जजेस मजीद अपॉइंट होने थे जो अभी तक नहीं हो गए हैं। हमारा नेब का अदालत जो है वो बंद पड़ी हुई है, वहां कोई जज नहीं है। ATA बंद पड़ी हुई है, वहां कोई जज नहीं है। बैंकिंग कोर्ट में कोई जज नहीं है, कस्टम्स में कोई जज नहीं है। यार हद होती है। गिलगित बल्तिस्तान में इंसाफ तो रूल रहा है, इंसाफ का तो कत्ल आम हो रहा है, और सेम इसी तरीके से जब इंसाफ नहीं मिलता है, जजेस नहीं है, कोर्ट्स उस तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, तो मेरठ का कत्ल आम हो रहा है। आप ठेकों में जाकर देखें, आप एम्प्लॉयमेंट में जाकर देखें, किसी भी जगह में जाके हुकूमतें वो इस्तेहसाल कर रही हैं लोगों का कि इनकी तो चेखें निकली हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद इस जजमेंट की अमल दरामद नहीं की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत और डायरेक्शन दिए थे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को
زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جائیں مسئلہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر۔ انفارچونیٹلی اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے کی وجہ سے عوام کے اندر بے چینی اور تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان 72 سالوں سے بنیادی انسانی، سیاسی، معاشی اور قانونی حقوق سے محروم ہے۔ اس ججمنٹ کے بعد لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی کہ شاید گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی دیگر جو ملک کے شہریوں کو حقوق ہیں اس طرح کے حقوق ملیں گے۔ تو گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے، لوگ اپنے ممبرز کو ووٹ کے ذریعے اس اسمبلی میں بھجواتے ہیں، لیکن اس اسمبلی کے جو اختیارات ہیں وہ انتہائی محدود ہیں۔ 40 یا 41 سبجیکٹ سے زیادہ سبجیکٹس کے اوپر یہ اسمبلی قانون سازی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس اسمبلی کو بااختیار بنایا جائے، تاکہ گلگت بلتستان کی 20 لاکھ عوام جو اپنے نمائندے الیکٹ کرتی ہے، وہ جب اس اسمبلی میں جائیں تو عوام کی امنگوں کے مطابق، عوام کی خواہشات کے مطابق قانون سازی کر سکے۔ اس وقت گلگت بلتستان کی طرف سے کوئی ریپریزنٹیشن پاکستان کی پارلیمنٹ میں یا پاکستان کی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو بھی قانون سازی ہوتی ہے اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی آراء یا ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے اندر، یوتھ کے اندر احساس محرومی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے جس طرح کشمیر متنازع ہے، لیکن بدقسمتی سے جس طرح کا کشمیر کے جو لوگوں کو، کشمیر کی پبلک کو جو ڈسپیوٹیڈ ایریاز کے حقوق میسر ہیں، وہ حقوق بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو میسر نہیں ہیں۔ جس طرح آزاد کشمیر میں ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، سپریم کورٹ ہے، اور وہاں پر جو ان کے فیصلے ہیں وہ آزادانہ طور پہ ہوتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں ابھی بھی یہ جو بنیادی حقوق ہیں یہ بھی وہاں کے عوام کو میسر نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس اور آئینی حقوق کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک ججمنٹ دی ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرانے میں بھی جو وفاقی پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کی عدم دلچسپی، عدم امپورٹنس دینا یہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی جو صوبائی اسمبلی ہے یا صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں یا پھر جو گورنر ہیں، ان کو بھی کم از کم عوامی ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہوئے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیا تھا، جو کہ خاطر خواہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔